11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई। टी सीरीज का पहला ब्रेक 1988 में मिला। उस समय कयामत से कयामत तक रिलीज हुई, जिसके लगभग 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद साल 1990 में आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इस एल्बम ने रातों रात कुमार शानू को फेमस किया और इसी फिल्म ने नदीम श्रवण की जोड़ी को भी पहचान दी। इसके बाद साल टी सीरीज के नाम रहा। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल के रख दी थी। ये सब हुआ एक 7 रुपए की कैसेट की बदौलत और इसी के चलते उस लड़के का नाम कैसेट किंग गुलशन कुमार पड़ा। 1997 में जब गुलशन कुमार ऊंचाई पर थे, टिप्स और सारेगामा को पिछाड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म में म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास थे। उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जगजाहिर था। रियल एस्टेट चरमरा चुका था और अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। हत्या की जब चार्जशीट बनाई गई तो उसमें अब्बू सलेम का नाम शामिल था, लेकिन जब भी अदालत में उसका नाम आया, उसके नाम के आगे अनुपस्थित लिख दिया गया। तब भी जब वो मुंबई में ही अर्थर रोड जेल में सजा काट रहा था। गुलशन कुमार की हत्या में अब्बू सलेम पर केस क्यों नहीं चल पाया? कैसे हुई गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग? कौन कौन लोग इसमें थे शामिल? आइए विस्तार से जानते हैं। 12 अगस्त 1997 की तारीख मंगलवार के दिन गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के सामने शिव मंदिर था, जहां वो पूजा करने जाते थे। करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार ने रेनोवेट कराया था। हर सुबह शाम वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन स्क्वाड था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की। उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में खड़े थे। समय 10:10। आगे क्या हुआ, इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि गुलशन कुमार के मर्डर की प्लानिंग कैसे हुई और रेकी करने वाले कौन थे। 7 जून 1994 में जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था तू विश मैं अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थी ज़ेबा अख्तर। ज़ेबा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था, लेकिन ज़ेबा को साइन करने के कुछ ही दिनों में सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। ये बात दाऊद को अच्छी नहीं लगी और 7 जून 1994 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जावेद रियाज सिद्दीकी के हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड से कॉल आना शुरू हो गए। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया था। फिर आया साल 1997। उस साल नदीम श्रवण जोड़ी फेम नदीम सैफ ने एक एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम हाय अजनबी था। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम को राइट्स खरीद के प्रमोट करे, लेकिन गुलशन प्रमोट करने से मना कर दिया। गुलशन ने नदीम से कहा कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह बात बनी और टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए। प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई। नदीम ने इसका सारा दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से प्रमोशन ना होने के चलते एल्बम फ्लॉप हो गई। तब से नदीम सैफ और गुलशन कुमार के बीच तनातनी शुरू हो गई। 5 अगस्त 1997 गुलशन कुमार के पास एक कॉल आया। टेलीफोन पर अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम की आवाज थी। वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ, सलेम ने कहा। जिसके बाद सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ की मांग की। इस कॉल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं थी, इसलिए एल्बम फ्लॉप हो गई। इसके बाद 9 अगस्त को दोबारा अब्बू सलेम का कॉल आया। इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलेम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात ये थी कि अब्बू सलेम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया। बोला, तुम अभी तक पुलिस के पास भी नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहकर सलेम ने फोन काट दिया। 12 अगस्त 1997 उस दिन गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहे थे। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होता है। कुमार देखते हैं नीली जीन्स पहने
लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार कहते हैं कि क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ से आवाज आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छू कर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास के मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों पर फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में गोली लगती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। कुमार तब तक एक सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े होते हैं। दो लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनके पीठ और गर्दन पर लगती है। वो दीवार के सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन निठाल हो जाते हैं। जिस फिल्मों के लिए कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह उनके ऊपर दीवार की एक टाइल लगी थी जिस पर देवी का चित्र था, वो उनके ऊपर गिर जाता है। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर भाग जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीकी के कपूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दिल्ली ले जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार कराया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। मई 1997 में एक मीटिंग हुई जिसमें दाऊद का छोटा भाई अनीश, अबू सलीम और एक गैंगस्टर था। इस मीटिंग में तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया। इसमें एक था असद राउत उर्फ दाऊद मर्चेंट, जो अबू सलीम का खास था। मर्चेंट और उसके भाई अब्दुल राशिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बनाया जाता है। इसमें अबू सलीम, नदीम सैफ के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था, टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी। पुलिस का दावा है कि नदीम के साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। 2022 में इस केस का पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। वहीं नदीम सैफ तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चले गए थे। सरकार की तरफ से उन्हें प्रत्यार्पण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उनके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यार्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटे। जहां तक अबू सलीम की बात की, 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चल पाया। इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुए समझौते की शर्तें। इस समझौते के अनुसार अबू सलीम पर सिर्फ वही केस चल सकते हैं जिस पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार की हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलीम को अब्सेंट माना गया। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया था। तब अदालत ने अब्दुल राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते ही अदालत ने कहा कि नदीम सैफ और अबू सलीम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते अबू सलीम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफ आज तक भारत नहीं लौटा। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हेडलाइंस भारत।